चलिए रिवाइज कीजिए 7.8 ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन को। बताइए कब लगभग पृथ्वी पर जीवन का पहला सेलुलर फॉर्म प्रकट हुआ। जी हाँ, लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो पृथ्वी पर जीवन का पहला सेलुलर फॉर्म प्रकट हुआ। जी हाँ, अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो, यानी कि MYA, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared on earth। जी हाँ, अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो, यानी कि MYA, द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared on earth। बताइए गैंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स से मेम्ब्रेन इन्वेलोप कैसे विकसित हुई, इसकी मैकेनिज्म क्या हमें पता है? और क्या इनमें कुछ सेल्स में O2 को रिलीज करने की क्षमता थी? और क्या यह रिएक्शन संभव्यता फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के समान हो रही होगी, जहां जल सोलर एनर्जी की सहायता से स्प्लिट होता है? जी हाँ, गायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स से मेम्ब्रेन इन्वेलोप सेल कैसे विकसित हुई, इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है। इनमें कुछ सेल्स में O2 को रिलीज करने की क्षमता थी। यह रिएक्शन संभव्यतः फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के समान हो रही होगी, जहां जल सोलर एनर्जी की सहायता से स्प्लिट होता है। सोलर एनर्जी का कैप्चर कर चैनलाइजेशन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स द्वारा होता है। जी हाँ, गायंट मैक्रोमोलिक्यूल्स के नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स से मेम्ब्रेन इन्वेलोप सेल कैसे विकसित हुई, इसकी मैकेनिज्म नहीं पता है। इनमें कुछ सेल्स में O2 को रिलीज करने की क्षमता थी। यह रिएक्शन संभव्यतः फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन के समान हो रही होगी, जहां जल सोलर एनर्जी की सहायता से स्प्लिट होता है। सोलर एनर्जी का कैप्चर कर चैनलाइजेशन लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स द्वारा होता है। धीरे धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर में परिवर्तित हुए। जी हाँ, धीरे धीरे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर में परिवर्तित हुए। बताइए कब इनवर्टिब्रेट बने व एक्टिव हुए। जी हाँ, 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट बने और एक्टिव हुए। जी हाँ, 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट बने और एक्टिव हुए। बताइए जॉलेश फिश कब बनी। जी हाँ, लगभग 350 मिलियन ईयर एगो संभव्यता जॉलेश फिश बनी। जी हाँ, लगभग 350 मिलियन ईयर एगो संभव्यता जॉलेश फिश बनी। बताइए लगभग कब संभव्यता सीवेड्स तथा वेव प्लांट अस्तित्व में आए। जी हाँ, लगभग 320 मिलियन ईयर अगो संभव्यता सीवेड्स तथा फ्यू प्लांट अस्तित्व में आए। जी हाँ, लगभग 320 मिलियन ईयर अगो संभव्यता सीवेड्स तथा फ्यू प्लांट अस्तित्व में आए। लैंड पर सबसे पहले प्रकट होने वाले ऑर्गेनिज्म कौन थे? जी हाँ, धरती पर सबसे पहले इन्वेड यानी कि प्रकट होने वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट्स थे। जी हाँ, धरती पर सबसे पहले इन्वेड यानी कि प्रकट होने वाले ऑर्गेनिज्म प्लांट्स थे। जब एनिमल लैंड पर आए तब तक प्लांट्स धरती पर अधिक फैल चुके थे। जी हाँ, जब एनिमल लैंड पर आए तब तक प्लांट्स धरती पर अधिक फैल चुके थे। चलिए अब हम लोग एम्फिबियन का डिस्कशन कर लेते हैं।
बताइए, कैसे फिश लैंड पर आ जा सकती थी तथा ऐसे लगभग कब संभव हुआ था? जी हाँ, स्टॉट तथा स्ट्रॉन्ग फिन वाली फिश लैंड पर आ जा सकती है तथा ऐसा लगभग 350 मिलियन ईयर अगो संभव हुआ था। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जो किस तरह थी जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा गया और इससे जो फर्स्ट एम्फिबियंस में इवॉल्व यानी कि विकसित हुई? जी हाँ, स्टॉट तथा फाइन फिन वाली फिश लैंड पर आ जा सकती है तथा ऐसा लगभग 350 मिलियन ईयर अगो संभव हुआ था। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जो कोइलाकैंथ थी जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। ऐसे एनिमल्स को लोबोफिन्स कहा गया जो फर्स्ट एम्फिबियंस में इवॉल्व हुए। एम्फिबियन लैंड तथा वाटर दोनों में रहते हैं। जी हाँ, स्टॉट तथा फाइन फिन वाली फिश लैंड पर आ जा सकती है तथा ऐसा लगभग 350 मिलियन ईयर अगो संभव हुआ था। 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई जो कोइलाकैंथ थी जिसे एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। ऐसे एनिमल्स को लोबोफिन्स कहा गया जो फर्स्ट एम्फिबियंस में इवॉल्व हुए। एम्फिबियन लैंड तथा वाटर दोनों में रहते हैं। हमारे पास इनका कोई स्पेसिमेन नहीं बचा है, हालांकि ये मॉडर्न डे के फ्रॉग और सैलामेंडर्स के एंसेस्टर यानी कि पूर्वज थे। जी हाँ, हमारे पास इनका कोई स्पेसिमेन नहीं बचा है, हालांकि ये मॉडर्न डे के फ्रॉग और सैलामेंडर्स के एंसेस्टर यानी कि पूर्वज थे। जी हाँ, रिवाइज कीजिए रेप्टाइल्स को। बताइए, एम्फीबियन विकसित होकर क्या बने? जी हाँ, एम्फीबियन विकसित होकर रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स ठीक शेल वाले अंडे देते थे जो एम्फीबियन की तरह धूप में सूखते नहीं थे। आज रेप्टाइल्स के केवल मॉडर्न डे डिस्केंडेंट यानी कि उत्तराधिकारी दिखते हैं, जैसे टर्टल्स, टोर्टोइस तथा क्रोकोडाइल। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, एम्फीबियन विकसित होकर रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स ठीक शेल वाले अंडे देते थे जो एम्फीबियंस की तरह धूप में सूखते नहीं थे। आज रेप्टाइल्स के केवल मॉडर्न डे डिसेंडेंट यानी कि उत्तराधिकारी दिखते हैं, जैसे टर्टल्स, टोर्टोइस तथा क्रोकोडाइल। जी हाँ, एम्फीबियन विकसित होकर रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स ठीक शेल वाले अंडे देते थे जो एम्फीबियंस की तरह धूप में सूखते नहीं थे। आज रेप्टाइल्स के केवल मॉडर्न डे डिसेंडेंट यानी कि उत्तराधिकारी दिखते हैं, जैसे टर्टल्स, टोर्टोइस तथा क्रोकोडाइल। बताइए, कब रेप्टाइल्स पृथ्वी पर डोमिनेट रहे? जी हाँ, नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर बाद विभिन्न साइज तथा शेप वाले रेप्टाइल्स पृथ्वी पर डोमिनेट रहे। जी हाँ, नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर बाद विभिन्न साइज तथा शेप वाले रेप्टाइल्स पृथ्वी पर डोमिनेट रहे। बताइए, क्या गाएंट फॉर्म्स यानी कि टेरिडोफाइट उपस्थित थे लेकिन धीरे धीरे मृत होकर कोयले के भंडार बन गए? क्या कुछ रेप्टाइल पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग कितना ईयर अगो संभवतः फिश लाइक रेप्टाइल्स जैसे एकाइथियोसोरस के रूप में प्रकट हुए?
जी हाँ, गायेंट फॉन्स यानी कि टेरिडोफाइट्स उपस्थित थे, लेकिन धीरे-धीरे मृत होकर कोयले के भंडार बन गए। जी हाँ, गायेंट फॉन्स यानी कि टेरिडोफाइट उपस्थित थे, लेकिन धीरे-धीरे मृत होकर कोयले के भंडार बन गए। कुछ रेप्टाइल पुनः पानी में वापस चले गए और 200 मिलियन ईयर एगो संभवतः फिश लाइक रेप्टाइल्स जैसे इक्थायोसॉर्स के रूप में प्रकट हुए। जी हाँ, कुछ रेप्टाइल्स पुनः पानी में वापस चले गए और लगभग 200 मिलियन ईयर एगो संभवतः फिश लाइक रेप्टाइल्स जैसे कि इक्थायोसॉर्स के रूप में प्रकट हुए। डायनासोर्स क्या लैंड पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे? इनमें सबसे बड़ा डायनासोर्स कौन था? जी हाँ, डायनासोर्स लैंड पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे। इनमें सबसे बड़ा डायनासोर्स टाइरेनोसॉर्स रेक्स था। जी हाँ, डायनासोर्स लैंड पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे। इनमें सबसे बड़ा डायनासोर्स टाइरेनोसॉर्स रेक्स था। टाइरेनोसॉरस रेक्स की हाइट कितने फीट थी और इसकी टीथ कैसी थी? जी हाँ, टाइरेनोसॉरस रेक्स की हाइट 20 फीट थी तथा विशालकाय डरावने डैगर लाइक टीथ थे। Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge, fearsome dagger-like teeth. Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge, fearsome dagger-like teeth. बताइए कब डायनासोर्स अचानक पृथ्वी से डिसअपियर यानी कि विलुप्त हो गए? जी हाँ, लगभग 65 मिलियन ईयर अगो डायनासोर्स अचानक पृथ्वी से डिसअपियर यानी कि विलुप्त हो गए। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो द डायनासोर्स सडनली disappeared from the earth. About 65 million year ago, the dinosaurs suddenly disappeared from the earth. हम डिसअपियर होने के ट्रू रीज़न नहीं जानते, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस ने उन्हें मार डाला तथा कुछ लोग मानते हैं कि इनमें अधिकतर बर्ड्स में विकसित हो गए। सत्य शायद इन्हीं दोनों के बीच निहित है। उस एरिया यानी कि युग के छोटे रेप्टाइल्स आज भी पाए जाते हैं। जी हाँ, वी डू नॉट नो द ट्रू रीज़न। Some say climatic changes killed them. Some say most of them evolved into birds. The truth may lie in between. Smaller sized reptiles of that era still exist today. चलिए अब हम लोग मैमल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मैमल्स कैसे थे, इनके साइज कैसे थे? जी हाँ, फर्स्ट मैमल्स श्रीज जैसे थे। इसके फॉसिल छोटे साइज के हैं। जी हाँ, जी हाँ, द फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रीव्स, देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड। जी हाँ, द फर्स्ट मैमल्स वेयर लाइक श्रीव्स, देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज्ड। बताइए क्या मैमल्स विविपेरस होते हैं तथा उनके अनबॉर्न बच्चे माँ के अंदर सुरक्षित रहते हैं? क्या मैमल्स छोटे से छोटे खतरे के प्रति सतर्क रहने एवं बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं? जी हाँ, मैमल्स विविपेरस होते हैं तथा उनके अनबॉर्न बच्चे माँ के अंदर सुरक्षित रहते हैं। मैमल्स छोटे से छोटे खतरे के प्रति सतर्क रहने एवं
बचाव करने में बुद्धिमान होते हैं। जी हाँ, मैमल्स वेयर बेबी पेयर्स एंड प्रोटेक्टेड देयर unborn young inside mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. जी हाँ, mammals were baby bearers and protected their unborn young inside mother's body. Mammals were more intelligent in sensing and avoiding danger at least. बताइए क्या रेप्टाइल्स की जब कमी हुई तब मैमल्स ने अर्थ पर कब्जा कर लिया। जी हाँ, रेप्टाइल्स की जब कमी हुई तब मैमल्स ने अर्थ पर कब्जा कर लिया। When reptiles came down, mammals took over this earth. When reptiles came down, mammals took over this earth. हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट आदि कहाँ रहते थे? जी हाँ, साउथ अमेरिका में मैमल्स जैसे हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट आदि रहते थे। जी हाँ, देयर वेयर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। जी हाँ, देयर वेयर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा। क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका फौना के दबाव में आ गए? जी हाँ, साउथ अमेरिका में मैमल्स जैसे हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट आदि रहते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका फौना के दबाव में आ गए। जी हाँ, देयर वेयर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एटसेट्रा ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट when South America joined North America. These animals were overridden by North American fauna. जी हाँ, there were in South America mammals resembling a horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South America joined North America, these animals were overridden by North American fauna. बताइए क्या साउथ अमेरिका में मैमल्स जैसे हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट आदि रहते थे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका फौना के दबाव में आ गए। क्या सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, एग्जाम्पल के लिए कंगारू, पाउस्ड मैमल्स जीवित रहे क्योंकि उनमें दूसरे अन्य मैमल से कंपटीशन कम था? जी हाँ, साउथ अमेरिका में मैमल्स जैसे हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट आदि रहते थे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से मिल गया तो ये एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका फौना के दबाव में आ गए। सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, एग्जाम्पल के लिए कंगारू, पाउस्ड मैमल्स जीवित रहे क्योंकि उनमें दूसरे अन्य मैमल्स से कंपटीशन कम था। जी हाँ, ड्यू टू दिस सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउस्ड mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals. जी हाँ, ड्यू टू दिस सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउस्ड mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals. चार ऐसे मैमल्स का नाम बताइए जो पूरी तरह से जल में ही रहते हैं।
जी हाँ, कुछ मैमल्स पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन्स, सील्स, शिकाऊ आदि। जी हाँ, कुछ मैमल्स पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे व्हेल, डॉल्फिन्स, सील्स, शिकाऊ आदि। Some mammals live wholly in water. Whales, dolphins, seals, and sea cows are some examples. जी हाँ, some mammals live wholly in water. Whales, dolphins, seals, and sea cows are some examples. जी हाँ, बताइए किसकी इवोल्यूशन की बात है? स्पेशल स्टोरी है। जी हाँ, हॉर्स, एलिफेंट, डॉग आदि की इवोल्यूशन की बात है। इवोल्यूशन की स्पेशल स्टोरी है। जी हाँ, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। जी हाँ, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा आर स्पेशल स्टोरीज ऑफ इवोल्यूशन। यू विल लर्न अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। ह्यूमन इवोल्यूशन सर्वाधिक सफलता की कहानी है। मनुष्य के पास लैंग्वेज, स्किल तथा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन सर्वाधिक सफलता की कहानी है। मनुष्य के पास लैंग्वेज, स्किल तथा सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। जी हाँ, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज, स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। जी हाँ, a rough sketch of the evolution of life forms. Their times on a geological scale are indicated in figure 7.9 and 7.10। माइंड कैप्चर कीजिए एंड साथ में इस फिगर को कम से कम 50 से 60 बार बनाइए। चलिए, फिगर 7.9 ए स्केच ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अ प्लांट फॉर्म्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए प्लायोजोइक एरा कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है? नाम बताइए इनका। जी हाँ, प्लायोजोइक एरा 4 पीरियड्स में डिवाइडेड है। सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन। जी हाँ, प्लायोजोइक एरा के 4 पीरियड का नाम सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन है। जी हाँ, प्लायोजोइक एरा के 4 पीरियड का नाम सिलूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन है। बताइए मेसोजोइक एरा कितने पीरियड में डिवाइडेड है? इन पीरियड का नाम बताइए। जी हाँ, मेसोजोइक एरा 3 पीरियड में डिवाइडेड है। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जी हाँ, मेसोजोइक एरा 3 पीरियड में डिवाइडेड है। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जी हाँ, मेसोजोइक एरा 3 पीरियड में डिवाइडेड है। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जी हाँ, मेसोजोइक एरा 3 पीरियड में डिवाइडेड है। ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। बताइए सिनोजोइक एरा कितने पीरियड में बांटे गए हैं? इनका नाम बताइए। जी हाँ, सिनोजोइक एरा 2 पीरियड में डिवाइडेड है। टर्शियरी और क्वाटरनरी। जी हाँ, सिनोजोइक एरा 2 पीरियड में डिवाइडेड है। टर्शियरी और क्वाटरनरी। जी हाँ, सिनोजोइक एरा 2 पीरियड में डिवाइडेड है। टर्शियरी
और क्वाटरनरी। जी हाँ, सिनोजोइक एरा दो पीरियड में डिवाइडेड है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। बताइए, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स किस एरा के किस पीरियड में आए? जी हाँ, एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स सिनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में आए। जी हाँ, एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स सिनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में आए। जी हाँ, एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स सिनोजोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में आए। बताइए, मोनोकॉट्स ब्रायोफाइट्स किस एरा के किस पीरियड में आए? जी हाँ, मोनोकोटिलिडन्स ब्रायोफाइट्स सिनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड में आए। जी हाँ, मोनोकोटिलिडन्स ब्रायोफाइट्स सिनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड में आए। जी हाँ, मोनोकोटिलिडन्स ब्रायोफाइट्स सिनोजोइक एरा के टर्शियरी पीरियड में आए। बताइए, मेसोजोइक के क्रिटेशियस पीरियड में कौन कौन से प्लांट आए? जी हाँ, मेसोजोइक के क्रिटेशियस पीरियड में एस्फेनोप्सिड्स यानी कि हॉर्सटाइल्स, जिंकुगोज, जेनेटालिस, डाइकोटिलेडन्स आए। जी हाँ, मेसोजोइक के क्रिटेशियस पीरियड में एस्फेनोप्सिड्स यानी कि हॉर्सटाइल्स, जिंकुगोज, जेनेटालिस, डाइकोटिलेडन्स आए। जी हाँ, मेसोजोइक के क्रिटेशियस पीरियड में एस्फेनोप्सिड्स यानी कि हॉर्सटाइल्स, जिंकुगोज, जेनेटालिस, डाइकोटिलेडन्स आए। चलिए, मेसोजोइक के जुरासिक के चार प्लांट्स का नाम बताइए। जी हाँ, मेसोजोइक में जुरासिक के चार प्लांट्स हर्बेसियस, लाइकोपोड्स, फर्न्स, कोनिफर्स, साइकैड्स हैं। जी हाँ, मेसोजोइक में जुरासिक के चार प्लांट्स हर्बेसियस, लाइकोपोड्स, फर्न्स, कोनिफर्स, साइकैड्स हैं। जी हाँ, मेसोजोइक में जुरासिक के चार प्लांट्स हर्बेसियस, लाइकोपोड्स, फर्न्स, कोनिफर्स, साइकैड्स हैं। मेसोजोइक के ट्राइएसिक के प्लांट बताइए। मेसोजोइक के ट्राइएसिक में प्लांट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। चलिए, प्लायोजोइक के परमियन का प्लांट नाम बताइए। जी हाँ, प्लायोजोइक के परमियन का प्लांट अर्बोरेस्सेंट लाइकोपोड्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के परमियन का प्लांट अर्बोरेस्सेंट लाइकोपोड्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के परमियन का प्लांट अर्बोरेस्सेंट लाइकोपोड्स है। प्लायोजोइक के कार्बोनिफेरस का प्लांट बताइए। जी हाँ, प्लायोजोइक के कार्बोनिफेरस का एग्जाम्पल सीड फर्न्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के कार्बोनिफेरस का एग्जाम्पल सीड फर्न्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के कार्बोनिफेरस का एग्जाम्पल सीड फर्न्स है। प्लायोजोइक के डुवेनियन का प्लांट बताइए। जी हाँ, प्लायोजोइक के डुवेनियन
का एग्जाम्पल प्रोजिम्नोस्पर्म्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के डेवोनियन का एग्जाम्पल प्रोजिम्नोस्पर्म्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के डेवोनियन का एग्जाम्पल प्रोजिम्नोस्पर्म्स है। जी हाँ, प्लायोजोइक के डेवोनियन का एग्जाम्पल प्रोजिम्नोस्पर्म्स है। प्लायोजोइक के साइलूरियन का एक प्लांट बताइए। जी हाँ, प्लायोजोइक के सिलोरियन का प्लांट जोस्टेरोफाइलम है। जी हाँ, प्लायोजोइक के सिलोरियन का प्लांट जोस्टेरोफाइलम है। जी हाँ, प्लायोजोइक के सिलोरियन का प्लांट जोस्टेरोफाइलम है। जी हाँ, प्लायोजोइक के सिलोरियन का प्लांट जोस्टेरोफाइलम है। चलिए 4 एनेसेस्टर का नाम बताइए। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर्स, ट्राइकियोफाइटी एनेसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट्स, साइलोफाइटोन, ये एनेसेस्टर्स हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर्स, ट्राइकियोफाइटी एनेसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट्स, साइलोफाइटोन, ये एनेसेस्टर्स हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर्स, ट्राइकियोफाइटी एनेसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट्स, साइलोफाइटोन, ये एनेसेस्टर्स हैं। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर्स, ट्राइकियोफाइटी एनेसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट्स, साइलोफाइटोन, ये एनेसेस्टर्स हैं। बताइए ब्रायोफाइट्स किस एनेसेस्टर से ओरिजिनेट हुए? जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर और ट्रैकियोफाइटी एनेसेस्टर के बीच से ब्रायोफाइट ओरिजिनेट्स हुए। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर और ट्रैकियोफाइटी एनेसेस्टर के बीच से ब्रायोफाइट ओरिजिनेट्स हुए। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर और ट्रैकियोफाइटी एनेसेस्टर के बीच से ब्रायोफाइट ओरिजिनेट्स हुए। जी हाँ, क्लोरोफाइटी एनेसेस्टर और ट्रैकियोफाइटी एनेसेस्टर के बीच से ब्रायोफाइट ओरिजिनेट्स हुए। ट्रैकियोफाइट एनेसेस्टर और राइनिया टाइप प्लांट्स के बीच से कौन कौन प्लांट्स आते हैं? जी हाँ, ट्रैकियोफाइट एनेसेस्टर और राइनिया टाइप प्लांट्स के बीच से जो स्टेरोफाइलम आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेसियस लाइकोपोड्स आए। जी हाँ, ट्रैकियोफाइट एनेसेस्टर और एराइनिया टाइप प्लांट्स के बीच से जो स्टेरोफाइलम आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेसियस लाइकोपोड्स आए। जी हाँ, ट्रैकियोफाइट एनेसेस्टर और एराइनिया टाइप प्लांट्स के बीच से जो स्टेरोफाइलम आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स, हर्बेसियस लाइकोपोड्स आए। प्रोजिम्नोस्पर्म किस एनेसेस्टर से हुए और इनमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? जी हाँ, प्रोजिम्नोस्पर्म्स साइलोफाइटोन एनेसेस्टर से आते हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीडेफोन्स और सीडेफोन से साइकैड्स, डाइकोटिलेडन्स, एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट्स आए। जी हाँ, प्रोजिम्नोस्पर्म्स साइलोफाइटोन एनेसेस्टर से आते हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीडेफोन्स और सीडेफोन से साइकैड्स, डाइकोटिलेडन्स, एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट्स आए। जी हाँ, प्रोजिम्नोस्पर्म्स साइलोफाइटोन एनेसेस्टर से आते हैं। प्रोजिम्नोस्पर्म से सीडेफोन्स और सीडेफोन से
साइकैड्स, डाइकोटिलेडन्स, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट्स आए। जी हाँ, पूर्व जिम्नोस्पर्म्स साइलोफाइटोन एनेसेस्टर से आते हैं। पूर्व जिम्नोस्पर्म से सीडोफोन्स और सीडोफोन से साइकैड्स, डाइकोटिलेडन्स, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, मोनोकॉट्स आए। चलिए, साइलोफाइटोन में पूर्व जिम्नोस्पर्म को छोड़ के सारे प्लांट्स का नाम बताइए। जी हाँ, साइलोफाइटोन में एस्फेनोप्सिडा यानी कि हॉर्सेटाइल्स, फर्न्स, जिंकगोस, कॉनिफर्स, जिनेटालिस आते हैं। जी हाँ, साइलोफाइटोन में आते हैं सिनोप्सिडा दैट इज हॉर्सेटाइल्स, फर्न्स, जिंकगोस, कॉनिफर्स, जिनेटालिस। जी हाँ, साइलोफाइटोन में आते हैं सिनोप्सिडा दैट इज हॉर्सेटाइल्स, फर्न्स, जिंकगोस, कॉनिफर्स, जिनेटालिस। जी हाँ, साइलोफाइटोन में आते हैं सिनोप्सिडा दैट इज हॉर्सेटाइल्स, फर्न्स, जिंकगोस, कॉनिफर्स, जिनेटालिस अदर देन पोरोजिम्नोस्पर्म ब्रांच। चलिए, माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 7.10, रिप्रेजेंटेटिव इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ वर्टिब्रेट्स थ्रू जियोलॉजिकल पीरियड्स को। कार्बोनिफेरस से क्वार्टरनरी तक के टाइम पीरियड का नाम बताइए। जी हाँ, इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, सीपीटी जेसिटिक, सीपीटी जेसिटिक, सीपीटी जेसिटिक, सीपीटीज सिटिक में कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। सीपीटीज सिटिक में कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। सीपीटीज सिटिक में कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। सीपीटीज सिटिक में कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। चलिए, डायग्राम से मैमल्स की ओरिजिन बताइए। जी हाँ, एक्सटिंक्ट अर्ली रेप्टाइल से स्नैपसेड्स में पोलिकोसोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं से एक्सटिंक्ट थेराप्सिड्स से मैमल्स आए। जी हाँ, एक्सटिंक्ट अर्ली रेप्टाइल से स्नैपसेड्स में पोलिकोसोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं से एक्सटिंक्ट थेराप्सिड्स से मैमल्स आए। जी हाँ, एक्सटिंक्ट अर्ली रेप्टाइल से स्नैपसेड्स में पोलिकोसोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं से एक्सटिंक्ट थेराप्सिड्स से मैमल्स आए। जी हाँ, एक्सटिंक्ट अर्ली रेप्टाइल से स्नैपसेड्स में पोलिकोसोर्स जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं से एक्सटिंक्ट थेराप्सिड्स से मैमल्स आए। अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के टाइम पीरियड बताइए। जी हाँ, अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के टाइम पीरियड कार्बोनिफेरस यानी कि 300 to 350 मिलियन ईयर अगो था। जी हाँ, अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के टाइम पीरियड कार्बोनिफेरस यानी कि 300
टू 350 मिलियन ईयर अगो था। जी हाँ, अर्ली एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स के टाइम पीरियड कार्बोनिफेरस यानी कि 300 टू 350 मिलियन ईयर अगो था। सिनेप्सिड का टाइम जी हाँ, सिनेप्सिड 300 मिलियन ईयर अगो। 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 एक्सटिंक्ट पोलिकोसोर्स का टाइम पीरियड जी हाँ, एक्सटिंक्ट पोलिकोसोर्स का टाइम पीरियड परमियन यानी कि 250 टू 300 मिलियन ईयर अगो। जी हाँ, एक्सटिंक्ट पोलिकोसोर्स का टाइम पीरियड परमियन यानी कि 250 टू 300 मिलियन ईयर अगो। जी हाँ, एक्सटिंक्ट पोलिकोसोर्स का टाइम पीरियड परमियन यानी कि 250 टू 300 मिलियन ईयर अगो। जी हाँ, एक्सटिंक्ट पोलिकोसोर्स का टाइम पीरियड परमियन यानी कि 250 टू 300 मिलियन ईयर अगो। जी हाँ, एक्सटिंक्ट पोलिकोसोर्स का टाइम पीरियड परमियन यानी कि 250 टू 300 मिलियन ईयर अगो। एक्सटिंक्ट टेरोप्सिड का टाइम पीरियड जी हाँ, एक्सटिंक्ट टेरोप्सिड का टाइम पीरियड जुरासिक है यानी कि 150 टू 200 मिलियन ईयर बैक। जी हाँ, एक्सटिंक्ट टेरोप्सिड का टाइम पीरियड जुरासिक है यानी कि 150 टू 200 मिलियन ईयर बैक। जी हाँ, एक्सटिंक्ट टेरोप्सिड का टाइम पीरियड जुरासिक है यानी कि 150 टू 200 मिलियन ईयर बैक। जी हाँ, एक्सटिंक्ट टेरोप्सिड का टाइम पीरियड जुरासिक है यानी कि 150 टू 200 मिलियन ईयर बैक। एक्सटिंक्ट अर्ली रेप्टाइल से क्रोकोडाइल और बर्ड्स का एवोल्यूशन बताइए। जी हाँ, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा से थिकोडोंट्स, एक्सटिंक्ट से डायनासोर्स से क्रोकोडाइल बर्ड्स। जी हाँ, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा से थिकोडोंट्स, एक्सटिंक्ट से डायनासोर्स से क्रोकोडाइल बर्ड्स। जी हाँ, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा से थिकोडोंट्स, एक्सटिंक्ट से डायनासोर्स से क्रोकोडाइल बर्ड्स। जी हाँ, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा से थिकोडोंट्स, एक्सटिंक्ट से डायनासोर्स से क्रोकोडाइल बर्ड्स। टॉडरीज, लिजर्ड, स्नेक्स, टोटारस का इवोल्यूशन बताइए अर्ली रेप्टाइल्स से। जी हाँ, अर्ली रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा, टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोटारस बने। जी हाँ, अर्ली रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा, टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोटारस बने। जी हाँ, अर्ली रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा, टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोटारस बने। जी हाँ, अर्ली रेप्टाइल्स से सौरोपसीरा, टर्टल्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, टोटारस बने। एक्सटिंक्ट थिकोडोंट का टाइम बताइए। जी हाँ, एक्सटिंक्ट थिकोडोंट का टाइम परमियन यानी कि 250 टू 350 मिलियन ईयर अगो है। जी हाँ, एक्सटिंक्ट थिकोडोंट का टाइम परमियन यानी कि 250 टू 350 मिलियन ईयर अगो है। जी हाँ, एक्सटिंक्ट थिकोडोंट का टाइम परमियन यानी कि 250 टू 350 मिलियन ईयर अगो है। जी हाँ, एक्सटिंक्ट थिकोडोंट का टाइम परमियन यानी कि 250 टू 3
50 मिलियन ईयर अगो है। एक्सटिंक्ट डायनासोर्स का टाइम पीरियड बताइए। जी हाँ, टर्शियरी यानी कि 50 to 100 मिलियन ईयर बैक एक्सटिंक्ट डायनासोर्स। जी हाँ, 50 to 100 मिलियन ईयर बैक एक्सटिंक्शंस ऑफ डायनासोर्स। 50 to 100 मिलियन ईयर बैक एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स।